अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का, और इसको कंप्लीट इसी वीडियो में हम जो है ना करेंगे। और आपने इस वीडियो को एक कॉन्टिन्यूसली मैनर में देखना है ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे चैप्टर की समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली बात है कि हमें समझना होगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ये बेसिकली क्या होता है। अब पीरियोडिक टेबल सिंपली अगर मैं बात करूं तो चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड हैं हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, तो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जो कि वक्फे से बदलती हैं उसके बारे में एक बेसिक फ्रेमवर्क हमें देता है। हमें बेसिक एक आइडिया देता है कि किस तरीके से एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। नो, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि एक ख़ास वक्फे के बाद जो है ना एलिमेंट अपनी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तब्दील करें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये बात है जी 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में साइंसदानों ने अपना बहुत सारा दिमाग लगाया और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने एक जो है ना टेबल बना दिया, एक सिस्टमेटिक मैनर में एक टेबल बना दिया। और उस टेबल के नतीजे में उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया, पीरियोडिक लॉ दिया उन्होंने। पीरियोडिक लॉ के मुताबिक जो है जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं और उसको उन्होंने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है ना बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तो हम ये तो नहीं ना करेंगे कि इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसीलिए साइंसदानों ने इसको एक सिस्टमेटिक मैनर, मुख्तलिफ ग्रुप्स, पीरियड और ग्रुप्स में उन्होंने इसको अरेंज कर दिया ताकि केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनको आसानी के साथ स्टडी किया जा सके। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप चेक करें तो पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल लाइनें होती हैं इस तरीके की, इनको हम वर्टिकल लाइनें बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं लाइक दिस, तो इनको हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड और ग्रुप जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अब देखें, जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने मुख्तलिफ पीरियड और ग्रुप्स में लिख दिया। तो इसके लिखने का मकसद क्या है, ये आगे मुख्तलिफ किस्म के जो साइंसदान हैं उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं या उनकी तहकीकात हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इनको अरेंज किया। तो डोबरिनियर सबसे पहले एक साइंटिस्ट है। इसके अकॉर्डिंग जी क्या है, इसने कहा कि जो एटॉमिक मैसेज हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के, कि जो वर्टिकल लाइनें हैं इस तरीके से ये वाले ग्रुप हैं, तो इस तरीके से इनमें जो एलिमेंट अरेंज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें है कैल्शियम है या स्ट्रोशियम है या बेरियम है। अगर इनके एटॉमिक मैसेज हम लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं। लाइक कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 40, उसके बाद स्ट्रोशियम का 88 और बेरियम का 137 होता है। तो उसने क्या बोला, उसने कहा ये जो एटॉमिक मैसेज हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो ग्रुप में अरेंज किए हुए हैं, तो तरीके से जब हम पहले का और लास्ट वाले का अगर 3 हमने एलिमेंट लिए हैं उनके एटॉमिक मैसेज 1 और 3 का एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज उसके सेंटर वाले का आएगा।
तो ये 88.5 आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 88 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये स्ट्रोशियम का एवरेज, ये जो हमने एवरेज निकाली है फर्स्ट की और थर्ड वाले की, वो आई है मिड वाले की। तो यही उसने कहा था कि अगर आप 3 एलिमेंट लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड वाले का आप मिड निकालते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, तो वो सेंटर वाले का आएगा। तो ये चीज़ जो थी कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ठीक थी, लेकिन कुछ के लिए ये ठीक नहीं थी, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसलिए ये जो है ना रिजेक्ट हो गया। ऑक्टेव्स उसने दिया न्यूलैंड ने, ये ब्रिटिश केमिस्ट है। और सबसे पहले ना एक है साइंटिस्ट जिसको हम कैनिज़ेरो बोलते हैं, कैनिज़ेरो। इसने क्या किया कि उसने एटॉमिक मैसेज, जो करेक्ट एटॉमिक मैसेज हैं 1860 में उसने फाइंड आउट किए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। तो उसके बाद इस ब्रिटिश केमिस्ट है जो कि न्यूलैंड है, इसने क्या किया कि अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया 1864 में। इसने क्या कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8, ठीक है। इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, अगर उनको अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेसिस के ऊपर, उनको अगर अरेंज किया जाए एटॉमिक मैसेज को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए पीरियोडिक टेबल में, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं आफ्टर 8 एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट के बाद जो है ना प्रॉपर्टी 9 फर्स्ट वाले की, अगर फर्स्ट से हम 8 तक गए हैं तो 8 के बाद 9 आता है। तो उसने कहा कि ये जो आफ्टर 8 एलिमेंट्स वो 9 वाले की और 1 वाले की इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम इधर को जाते हैं तो अगेन यहाँ पे अगर 9 में प्लस करते हैं 16 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 17 आएगा, तो इस 17 की इसके इक्वल होगी। इस तरीके से सभी के सभी जो थे आफ्टर 8 एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी, मतलब मिल रही थी कि आफ्टर 8 एलिमेंट 1 से चले हम 8 तक, तो 9 पे आए तो 9 की फर्स्ट जैसी निकली, 9 से चले हम 16 तक या 17 तक, तो जहाँ जैसे ही 8 एलिमेंट के बाद दोबारा आए तो उसकी प्रॉपर्टी अगेन उनके साथ ऊपर वालों के साथ मिलना शुरू हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी उनके अंदर रेपिटेशन देखने को मिली। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा देर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ये एक रशियन केमिस्ट है। इसने क्या किया, उस वक़्त चूँकि 63 एलिमेंट्स जो थे ना वो नाउन थे। मेंडेलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट जो थे वो नाउन थे। उसने क्या किया कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, इसने भी क्या किया, एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया। मीन 63 थे, उन सभी को उसने अरेंज कर दिया। तो उसके बाद इसने अपने वर्क को सम अप किया, एक लॉ दिया, उसने उसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। अपने वर्क को उसने सम अप किया और उसको एक लॉ का नाम दिया और उस लॉ को हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। इसके अकॉर्डिंग जी क्या है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन हैं। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की या उनके कंपाउंड्स की, वो एक पीरियड वाइज चेंज होती हैं। मतलब वो एटॉमिक मैसेज का, ये जो एटॉमिक मैस है इसका पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मैसेज चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होंगी। इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मैसेज की बेस के ऊपर उसने पीरियोडिक ला दिया और उसने बोला कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं एटॉमिक मैसेज का। लेकिन
ये भी चीज़ काफ़ी हद तक उसने इसमें बेहतरी दी, उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को, लेकिन इसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे। फॉर एग्जांपल वो आइसोटोप्स की जो एग्जैक्ट पोजीशन थी वो उसके बारे में ना बता सका। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जो थे ना उस वक़्त नॉन नहीं थे, तो उनको अरेंज ना कर सका। उसके बाद जो एटॉमिक मैसेज होता है इसके बारे में ये कहने लगे कि ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एलिमेंट्स को भी ये कोई एक्यूरेट टर्म नहीं है, तो इसलिए इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट देखने को मिले। तो उसके बाद जो है ना एक तो पीरियोडिक लॉ में मज़ीद अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट इस बेस के ऊपर की गई कि एक साइंटिस्ट है, उसने 1913 में एक लॉ दिया। इस साइंटिस्ट का नाम है मोज़ले, MOZ। इस मोज़ले भैया ने क्या कहा, इसने क्या किया, इसका काम ये था कि इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एक नई टर्म थी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ भी चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। तो पीरियोडिक लॉ में अमेंडमेंट की गई, उसके अकॉर्डिंग अब भी अगर हम इसकी बात करें तो हमने बोला कि जो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मैसेज जो पीरियोडिक फंक्शन था, हमने बात की कि जो एटॉमिक मैसेज है उस बेस के ऊपर उसको हमने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज के ऊपर। तो जो प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिक फंक्शन थी, मतलब वक्फे वक्फे से चेंज होती थी। किस वजह से? एटॉमिक मैसेज की वजह से। लेकिन इधर हमने उसको थोड़ा अमेंडमेंट की। उसमें क्या हमने कहा कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन हैं, लेकिन किसका? वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, ना कि एटॉमिक मैसेज का। तो ये एक नई टर्म थी। तो इसकी बेस के ऊपर जब अरेंज किया गया तो जो रिजल्ट मिले हमें वो ज़्यादा फ्रूटफुल मिले, वो ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन वाले मिले। तो इस तरीके से जो है ना पीरियोडिक टेबल का अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको भी हमने अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस के ऊपर हमने उसको अरेंज किया हुआ है। तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसको अब हम किस तरीके से लेते हैं, जो कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में जिसको हम स्टडी करते हैं या जिसको हम अब स्टैंडर्ड मानते हैं। तो हॉरिजेंटल ये जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं कि ये ग्रुप हैं हमारे पास। और ये जो इस तरीके से लाइनें हैं ये वाली हॉरिजेंटल लाइनें हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये जो हैं ये पीरियड हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि जो एटॉमिक नंबर है, ये जो एटॉमिक नंबर है, अगर यहाँ पे आप गौर करें, ये जो हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है। इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस पे इनको अरेंज किया गया। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर 1 है और यहाँ पे हीलियम के ऊपर एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया। और लेट्स से थर्ड वाला एलिमेंट देखें तो एटॉमिक नंबर 3, 4 बेरिलियम का, इसी तरह बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो इस तरीके से इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मुख्तलिफ शेल या सब शेल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर्स की बेस पे लिखी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो हमें
फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बड़े ही आसान तरीके से बताती है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बाद लिथियम, मतलब पीरियोडिक फंक्शन हुआ ना इंक्रीजिंग ऑर्डर का। ये जो जितने भी अब ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी। नो डाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं चूँकि मैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जब टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम रहती हैं ग्रुप में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे पास 18 जो हैं वो ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, और 7 जो हैं पीरियड हैं। 18 ग्रुप हैं, 7 जो हैं वो पीरियड हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अब इनमें एलिमेंट्स हैं। पहले ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये जो 8 वाला है इसको हम नोबल गैसेस, 17 वाले को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, थर्ड में भी 8 हैं, फिर 18 हैं, फिर इसमें भी 18 हैं। तो ये आप पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखें और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये जो आगे वाले 2-3 पेज हैं आपके, ये सारे के सारे रिपीटेडली उसने यही बताए हुए हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं ब्लॉक की, कुछ एस ब्लॉक के हैं। ये जो पहले हैं, ये पहले 2 जो हैं ये एस ब्लॉक के हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी शेल होता है वो एस सब शेल में होता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है जो वो एस सब शेल में होता है, इसीलिए कुछ जो हैं पी ब्लॉक के हैं। यहाँ से रख के ये वाले सारे के सारे पी ब्लॉक के हैं। अब पी ब्लॉक में के इसलिए हैं क्योंकि इनका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में होता है, इसलिए ये जो सेंटर में होते हैं ये वाले, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसलिए कि इनका आखिरी जो शेल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सब शेल में होता है। तो ये होता है हमारे पास। और यहाँ पे बॉटम पे उन्होंने लिखा नहीं हुआ, यहाँ बॉटम पे हमारे पास एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स होते हैं और उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख के एनालाइज कर सकते हैं, इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ग्रुप क्या हैं, पीरियड क्या हैं, ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप जस्ट अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखें और उसको आप अंडरस्टैंड ईजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की या एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक साइज़ मीन एक एटम का साइज़। तो एटम चूँकि इतना स्मॉल होता है, एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसका साइज़ मेजर करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। उसकी और भी रीज़न है, एक तो एटम छोटा होता है, सेकंड रीज़न इसकी ये होती है कि चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एटम के अराउंड फिक्स बाउंड्री नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इस तरीके से मूव करते रहते हैं, कभी इस तरीके से, कभी इधर को कभी इधर को, मतलब एक वेव्स की सूरत में ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करते हैं, तो इनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। अगर तो इनकी कोई फिक्स बाउंड्री हो ना, लाइक इस तरीके से फिक्स हो जी, तो देन तो हम किसी भी सर्कुलर फॉर्म में होंगे तो इसका रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी से हमें एटॉमिक साइज मिल जाएगा। लेकिन चूंकि बाउंड्री जो है ना इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है उसकी कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं है। हम नहीं पता चला सकते थे किसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, क्योंकि वो ऑलवेज एक तो मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा वेव्स की सूरत में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से
अगर हम सिंगल एटम का अगर चाहते हैं कि मेजर कर लें एटॉमिक एटम का साइज, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एटम जो होगा वो एक स्फीयर की फॉर्म में होगा। और अब स्फीयर क्या होती है, कोई भी सॉलिड थिंग और सर्कुलर फॉर्म में हो उसको हम स्फीयर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से हम स्फीयर कंसीडर कर लिया, और अगर हम बात करते हैं कि कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म में हमने कार्बन को लिया है, तो जब इसका एक एटम हम स्फीयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम स्फीयर जो है ना एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में इसका जो है न्यूक्लियस होगा। इसलिए एक अनदर हम एटम लेंगे, मतलब एक सिंगल एटम का तो हम मेजर ही नहीं ना कर सकते, तो इसलिए हम दो एटम लेते हैं इन स्फेरिकल फॉर्म। तो इसी तरीके से एक और हम जो है ना स्फीयर ड्रा करेंगे और इसका सेंटर ये वाला होगा, ठीक है। अब ये दो जो एटम हैं ये बॉन्डेड फॉर्म में है, मतलब ये न्यूक्लियस है इसका और ये न्यूक्लियस है इसका, तो ये दोनों बॉन्डेड फॉर्म में हैं। तो अब ये जब दोनों कार्बन के होते हैं आप, और ये सेंटर है इसका, दोनों का ये वाला सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है कार्बन टू कार्बन एटम वो 154 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर जो है इनका रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट है। 144 पिकोमीटर होता है, मतलब दो बॉन्डेड के दरमियान। और अगर हम चाहते हैं कि इनका हाफ निकालें, इसका हाफ निकालें, तो 154 का जो हाफ होगा वो 77 पिकोमीटर होगा। अब देखें रेडियस तो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा रेडियस, और इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस टोटल का चूंकि दो रेडियस बन जाएंगे, एक रेडियस ये होगा एक ये होगा, तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक 2r बन जाएगा, ठीक है। और 2r का जब हम हाफ कर लेते हैं तो वो हमारे पास रेडियस आता है। आपको पता है कि किसी भी सर्कल, अगर ये लेट्स से सर्कल है तो उसके सेंटर से किसी भी साइड की तरफ जो होता है उसको हम r बोलते हैं, मतलब हाफ ऑफ द डायमीटर। और ये जो टोटल होता है सेंटर से टोटल होता है, इधर को भी r इधर को भी r, तो इसका मतलब हुआ कि जो डायमीटर होता है एक बाउंड्री से लेके दूसरी तक वो 2r होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अकेला r हम फाइंड करना चाहते हैं तो d/2, इसका मतलब हुआ कि डायमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो वो हमारे पास रेडियस बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2r बना, उसका हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारे पास अब रेडियस आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, ये भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और एक दूसरे एटम का ये भी न्यूक्लियस है। दो न्यूक्लियस ने बॉन्डिंग की हुई है और उनका हाफ जब डिस्टेंस हम लेंगे तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। इसलिए दो बॉन्डेड एटम लिए हैं हमने कार्बन के, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस टोटल जो कि डायमीटर बनता है हकीकत में, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, क्योंकि 2r हैं, तो उसी डायमीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, अब जो हमारा पर्पस है वो है प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को स्टडी करना। मतलब क्या है कि जो एटम का साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है, अब सिंपल सी चीज़ है कि एटम का जो साइज़ होगा, एटॉमिक साइज़ होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस के साथ। एटॉमिक रेडियस के साथ AR से उसको हम लिख लेते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा एटम का साइज़ बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक एटम इतना है, उसका रेडियस छोटा है, इससे बड़ा थोड़ा सा लेंगे, इसका रेडियस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे बड़ा लेंगे और बढ़ जाएगा, इससे बड़ा लेंगे और बढ़ जाएगा।
तो जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा, अगर लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये रेडियस बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, उनके एटॉमिक रेडियस के ऊपर या उनके एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियड में कैसे चेंज होता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो उस वक़्त क्या होता है। तो इस चीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड में एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी। सबसे पहली बात है कि हमने पीरियड में जो है ना एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। यू नो कि हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज इसलिए इस तरीके से किया हुआ है कि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर पहले लेफ़्ट साइड पे 1 है, अगली तो राइट साइड पे मूव करेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लें, एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ आप क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो पुल होता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अब देखें लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो है ना प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब प्रोटॉन के बढ़ने से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से बढ़ते गए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये वाली पावर इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। और उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। अब नंबर ऑफ शेल सेम रहेगा, आपको पता है कि शेल क्या होता है, इस तरीके से ये शेल हैं, ये वाले, ये न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको हम शेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेम रहेगा। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इधर को जाते हैं, तो ये आप गौर करें तो इस पिक्चर में आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि इसका भी नंबर ऑफ शेल सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 1 1 1 1, सभी का 1 1 है, ठीक है। तो लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे चेक करें, इसका 3 है तो इसका 4 है, इसका 4 है तो इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो एटॉमिक नंबर इधर को बढ़ रहे हैं। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज हो रही है, शेल सेम है। तो इस वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है या अट्रैक्शन होती है, चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्शन बोलते हैं, तो वो बढ़ जाती है। उस बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे पुल करेगा। तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर होगा
जो ओवरऑल साइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सॉरी मीन कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज, अगर यहाँ पे आप सर्कल पे भी गौर करें तो साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका एटॉमिक रेडियस 152, नेक्स्ट वाले का 113, उससे नेक्स्ट वाले का 88, फिर 77। मतलब हुआ कि इधर को जब जाएंगे तो ये जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि एटॉमिक जो साइज है, चूंकि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो पीरियड में एटम का जो साइज होता है वो कम होता है। उसकी वजह क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी साथ साथ बढ़ते हैं, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है या न्यूक्लियर चार्ज भी उसको बोलते हैं। तो ये काम होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेल भी सेम रहता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। तो उस वजह से जो है एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही है और साथ साथ न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से पावर भी बढ़ रही है। इस वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है और जो ओवरऑल एटम होता है वो कंप्रेस होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता जाता है। तो ये थी पीरियड में इसका ट्रेंड। इसको पीरियोडिक ट्रेंड के नाम से भी बोल सकते हैं आप, या पीरियड में ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि ग्रुप में क्या होगा। ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप में आपको पता है कि वर्टिकल कॉलम होते हैं, टॉप टू बॉटम। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो अगर आप सर्कल चेक करें, ये वाले तो सर्कल चेक करें तो ये साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सर्कल का साइज इंक्रीज हो रहा है। उसकी क्या वजह है, हमने इस रीज़न को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब टॉप टू बॉटम नीचे को आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं ये इंक्रीज होते हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में है तो एक शेल, सेकंड पीरियड में है तो 2 शेल, थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल, और जो पीरियड नंबर होता है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसी ग्रुप का जितना होगा पीरियड नंबर उतना उसके अंदर शेल होंगे, ठीक है। तो उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 पीरियड के इस तरीके से होंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो उसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का जो पुल है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का पुल है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से जो ओवरऑल एटम का साइज होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। साइज जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो इसी वजह से अगर आप चेक करें तो लिथियम है, लिथियम जो है ना ये है फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड का,
ये है थर्ड पीरियड का, ये है फोर्थ पीरियड का, ये है 6 का और ये है 7 का। यू नो कि ये जो 2 होता है, 2 पीरियड, 2 रिप्रेजेंट द 2 शेल, ठीक है। 3 रिप्रेजेंट द 3 शेल, 4 रिप्रेजेंट द 4 शेल, 6 रिप्रेजेंट 6 शेल एंड 7 रिप्रेजेंट द 7 शेल। ये जो बाहर के सर्कल हैं। अब इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस के दरमियान और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो वीक होती जा रही है। तो उस रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस दिए हुए हैं, पहले का 152 है तो अगले का 186 है। कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 227 227 हो गया, यहाँ पे 248, यहाँ पे 265। इसका मतलब हुआ कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे, नीचे को आएंगे, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगा, तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक भी यही है करें। तो देखें, बेसिकली ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन चूंकि वो मैं सही तरीके से ड्रा नहीं कर सका, तो आप अज्यूम कर लीजिएगा कि ये बड़ी है, क्योंकि ये पोटाशियम के लिए है। तो पोटाशियम का जो नंबर ऑफ शेल है वो भी एक ज़्यादा होगा, और ये जो है ये सोडियम की है। सोडियम ग्रुप नंबर 3 का है ना पीरियड का, तो इसलिए इसमें 3 शेल होंगे, ठीक है, और इसमें 4 होंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दूसरे में 8 आएंगे, 4 5 6 7 8, और जो तीसरा होता है उसमें कितने आएंगे, उसमें भी 8 आएंगे। तीसरे में कितने आते हैं, और फोर्थ वाले में अगेन 1 बचेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्यों बचा है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब चेक करें, कुछ इनर शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनर शेल में प्रेजेंट होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो बाहर वाले में प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल बोलेंगे, ठीक है। अब देखें, ये जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया हुआ है, ठीक है, इसको भी किया हुआ है, इनको भी किया हुआ है, इनको भी किया हुआ है, सभी को ऐसे अपनी तरफ उसने पुल किया हुआ है न्यूक्लियस ने। अब अगर आप चेक करें तो एक्चुअल में इस न्यूक्लियस की जो पावर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। क्यों कि उसने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ना शेयरिंग की है, या उनके साथ अट्रैक्शन शो करवाई हुई है, ठीक है। तो ये जो बाहर प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर इस न्यूक्लियस का पुल जो है वो वेरी वीक होता है, इसके ऊपर पुल जो होता है वीक होता है। अब एक्चुअल में अगर ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होना था, ठीक है, एक्चुअल में ज़्यादा होना था, लेकिन इनकी प्रेजेंस की वजह से कम है। तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस का एक्चुअल पुल होना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो थोड़ा सा पार्शली जो है रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम बोलते हैं, इसको नाम बोल देते हैं हम न्यूक्लियर, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखें,
अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ कि पार्शली जो रिड्यूस हुई है पावर या पुल जो हुआ है न्यूक्लियस का रिड्यूस आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल रिड्यूस हुआ है, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हुआ है? क्योंकि इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्होंने शील्ड किया होता है, शील्ड का आपको पता है, अक्सर आप देखते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने एक हिफाजती शील्ड पकड़ी होती है। तो शील्ड या स्क्रीन, तो ये जो स्क्रीन या शील्डिंग का अमल करते हैं, ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उन्होंने इस न्यूक्लियस को ओवरऑल प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको स्क्रीन किया हुआ है। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इसके ऊपर अट्रैक्शन लगानी थी, वो इन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको शील्ड किया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इसीलिए ये भी उसी तरह का सारा प्रोसेस होगा कि न्यूक्लियस इनको पुल करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। और जो बाहर वाले होंगे उनके ऊपर इसका पुल जो होगा वो रिड्यूस होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके ऊपर पुल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इनसाइड जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने काफ़ी हद तक न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और न्यूक्लियस ने अपनी ज़्यादातर जो अट्रैक्शन है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाई हुई है। इस वजह से बाहर वाले के ऊपर इसका फोर्स कम होगा। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज का। और बात बताने वाली ये है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू या टॉप टू बॉटम नीचे को आएंगे, आप जैसे जैसे ये समझें कि आपका टॉप है और ये बॉटम है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो इंक्रीज़ होगा। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से दूर चले जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये थर्ड पीरियड का ग्रुप मेंबर है और ये वाला जो है ये 4 का है। ये ज़्यादा दूर चला गया है इसकी निस्बत, इसमें 3 थे और इसमें 4 शेल हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर चला गया है, तो इसलिए इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। अब ये जो सोडियम है इससे ज़्यादा होगा, इस पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ़ शेल भी साथ साथ बढ़ते हैं। तो उस वजह से जो है ना हमारे पास जो अमल होता है शील्डिंग इफेक्ट का वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया। इस वजह से भी एटम का साइज़ जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पुल कमज़ोर हो जाएगा तो एटम जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जो साइज़ होते हैं, एटॉमिक रेडियस होते हैं, वो भी इंक्रीज़ होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी कोई एनर्जी होती है required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। देखें, isolated का मतलब होता है सेपरेट। उसके बाद गैसियस होता है कि गैस फेज में होना चाहिए, क्योंकि गैस फेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। इसलिए गैसियस एटम होना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी जो आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम लेते हैं। तो ये सोडियम लिया हमने गैसियस फेज में, गैस में इसको पहले कन्वर्ट किया है। उस वक्त इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है
तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो केटाइन प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। इस दौरान जो हीट, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि देनी पड़ेगी, वो होगी प्लस साइन के साथ, जो कि एनर्जी इन करवानी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है 496 किलोजोल। किलोजोल पर मोल जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। अब इतनी एनर्जी की ज़रूरत है हमें, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम वैलेंस शेल। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम चूंकि पीरियड नंबर 3 का मेंबर है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये इसका थर्ड शेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही एनर्जी जो हमने बाहर से प्रोवाइड की है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, तो मैग्नीशियम जब गैसियस फेज में होता है तो इसके आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो 1 निकालने के लिए इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी होगी वो होगी 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, ठीक है, इस वाले मैग्नीशियम से। इससे जब सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। तो इस वक्त जो एनर्जी होगी वो होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1451 किलोजूल पर मोल। अगर आप चेक करें तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी की वैल्यू जो थी वो 738, जब दूसरा निकालना पड़ा तो 1451 हो गई। इसकी क्या रीज़न है यार? देखें, एक ऑलरेडी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो न्यूक्लियस का जो पुल होता है ना, उसके ऊपर एक तो ये वाला चार्ज बढ़ गया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गली उनको जो है ना पुल करेगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसको सख्ती से पकड़ के रखेगा। तो उस वक्त जो हमें एनर्जी देना पड़ेगी वो डबल एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। उस वक्त एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड की। पीरियड में देखो यार, आपको पता है कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं शेडिंग इफेक्ट में और एटॉमिक रेडियस की जब हमने बात की थी कि पीरियड में एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ये ऊपर को मैंने एरो शो किया है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, साथ साथ जो होती है प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती है, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक साइज़ जो होता है, ओवरऑल एटॉमिक साइज़ जो होता है वो बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवे चले जाते हैं न्यूक्लियस से, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो होता है ना ये वाला न्यूक्लियस का पुल दूर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है। नंबर ऑफ़ शेल सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन अवे नहीं जाता, क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल जो होता है
नंबर ऑफ शेल सेम रहता है, ठीक है। बेसिकली हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी भी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एटॉमिक साइज, एटम का साइज जो होता है वो कंप्रेस होता है, यानी कम होता है, साइज होता है वो डिक्रीज होता है। अब साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस का जो पुल होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी बढ़ेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये हमारा लेफ़्ट है और ये हमारा राइट है, जैसे जैसे हम इधर से इधर को जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे दिखाई भी हुई है कि इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब वो इंक्रीज़ होने की वजह सिंपल यही है कि चूँकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ शेल सेम रहता है, नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो सेम रहते हैं। एक ही शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, पावर भी, न्यूक्लियस का प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल होगा। अब लिथियम में से जब रिमूव करवाएंगे तो एनर्जी हमें 520 चाहिए, अगर बेरिलियम से करवाते हैं तो ये देखें 899 चाहिए। इसी तरह आगे को जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये था हमारा ट्रेंड पीरियड में। अब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा ग्रुप में, कर लेते हैं हम ग्रुप में। ग्रुप टॉप, ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। अगर आप चेक करें तो टॉप टू बॉटम आते हुए जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एनर्जी जो आ रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है, इजीली रिमूव हो रही है, ठीक है। इजीली इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहा है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसकी रीज़न सिंपल है, जो हमने एटॉमिक रेडियस में डिस्कस की थी कि जब नीचे को आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल जो होता है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता है हर पीरियड में। जब नीचे को आते हैं, ये जो है ना, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल साथ बढ़ता है। इसके नंबर ऑफ़ शेल 2 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 4, इसके 5। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। इस वजह से एटम का साइज़ जो होता है, एटॉमिक साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उस वजह से ना जो न्यूक्लियस का पुल होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत वीक हो जाता है। इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन को, उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना इजी होता जाता है। और एनर्जी जो होती है वो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है तो जल्दी से रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल की जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड, वहाँ पे अच्छी मेटल हैं। अच्छी मेटल से मुराद है कि वहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकल सकते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और जो लेफ़्ट राइट साइड होती है, राइट साइड पे हमारे पास जितनी भी हैं वो नॉन मेटल हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो इसलिए नॉन मेटल होती हैं। तो इससे आगे है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इस चीज़ से मिलता जुलता ही है। तो अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना ये भी बहुत इजी है और जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्वांटिटी के बारे में बता रहा है हमें कि एनर्जी रिलीज़, ये एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी ऐड होती थी लेकिन ये एनर्जी रिलीज़ होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का भी आपको मैंने बता दिया कि जो दूर बाहर वाला, न्यूक्लियस से दूर आखिर में जो शेल होता है, ऑफ एन आइसोलेटेड
गैसियस एटम, कंडीशन वही है कि इधर भी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे किसी चीज़ में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें पता है कि एन आयन की फॉर्मेशन होगी, एन आयन बनेगा और प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था और ये जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनायन बनेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी जो है ना वो रिलीज होगी। अब वो रिलीज एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में होगी, देखें आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है, अब ये बॉन्डिंग ही हुई है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ऑलरेडी, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं काफ़ी हैं और ये इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी और रिलीज़ एनर्जी जो होती है वो हम नेगेटिव साइन के साथ शो करवाते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ ये जो होता है वो आने वाले को वेलकम करता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इस वाली क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को वेलकम कर रहा है। तो इस वेलकम जितना स्ट्रॉन्गली करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, मतलब इस न्यूक्लियस की इसके साथ अफिनिटी होगी। मतलब क्या है कि जितना ये स्ट्रॉन्गली वेलकम करेगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इसका भी ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप में कैसे वेरिएशन। देखें हमने अभी बात की है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ये बेसिकली अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इसमें भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, एनायन बनता है और एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो होती है डेल एच इज़ इक्वल टू -328। अब इसको हम ट्रेंड थोड़ा चेक कर लेते हैं ग्रुप में। ये ग्रुप है जी, ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। देखिए फ्लोरीन सबसे ऊपर क्लोरीन होती है, क्लोरीन की हम डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी। अब इसकी है, इसकी है, इसकी है और इसकी है, आयोडीन की है। अब चेक करें तो जब नीचे को आ रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज है ना, ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होने की क्या रीज़न है, देखिए हमने पहले बात की है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम नीचे को आते हैं तो एटम का जो साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और उसके साथ साथ शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है, ठीक है। शील्डिंग इफ़ेक्ट मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ऐसे इसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो पुल होता है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ये पुल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए हमने बात की ना कि ये न्यूक्लियस कितना इसको वेलकम करता है, जितना स्ट्रांगली करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे चूँकि बहुत दूर चला गया है, इसकी अट्रैक्शन इसके साथ बहुत कम होगी, इसीलिए जो है ना आयोनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है टॉप टू बॉटम डिक्रीज जी। तो ये है कुछ एग्जांपल्स हैं पीरियड में। तो पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो बोलता है कि इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ क्यों होती है, बहुत दफ़ा हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट है, जब इधर से इधर को जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का जो पावर होता है, न्यूक्लियस का जो पावर होता है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी इंक्रीज होता है। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल जो होता है, शेल नंबर भी सेम रहता है, शेल नंबर सेम रहता है। तो इस वजूहात की वजह से, इन रीज़न की वजह से क्या होता है, शेल नंबर भी सेम, न्यूक्लियर पावर भी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं इधर को जाते हुए, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। तो इन वजूहात की वजह से क्या होगा, देखे ना, अगर ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन हुआ इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हम अट्रैक्शन की तो बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो मोर एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ ये है और यहाँ पे इतनी है। ये थोड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर भी है इनका, लेकिन ये आपकी क्लासेस में नहीं है तो अभी हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन जनरल जो आपने याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली अब आपके पास लेट से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेट से हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तस्वर ही नहीं है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इस वक्त भी जो है ना कोई कंसेप्ट नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। होमो एटॉमिक में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्योंकि नहीं आता, इसीलिए इसके लिए शर्त होती है कि जो मॉलिक्यूल हो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों वो हेट्रो एटॉमिक हों, मतलब मुख्तलिफ किस्म के एटम हों। हेट्रोटॉमिक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है हाइड्रोजन और उसके साथ है क्लोरीन, ये जो है ना ये बॉन्ड पेयर है, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और बॉन्ड पेयर है, ये लेवल स्ट्रक्चर होता है। तो देखें अब क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो पेयर है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिस वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखें द एबिलिटी ऑफ एन एटम, अब इस एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, ये जो शेयर हुआ है ना, ये जो पेयर है इसको अट्रैक्ट किया हुआ है टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब अट्रैक्ट करता है तो एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसी दौरान हम बोलते हैं कि यही जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग का जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर आप चेक करें तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और नंबर जो 1 हमने बोला कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होने चाहिए, देन ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या ट्रेंड है। तो अगर हम इनके यार ट्रेंड की बात करते हैं ना, तो ट्रेंड सेम उसी तरह जैसे हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी में, कि जब हम अगर ये हमारे पास टॉप है और ये बॉटम है पीरियोडिक टेबल में, और ये हमने एक ग्रुप लिया है, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन ग्रुप लिया है, तो अगर आप चेक करें तो नीचे को आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब नीचे को आते हुए डिक्रीज़ क्यों होती है? आपको पता है कि ग्रुप में एटम के जो साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ जो होता है वो क्या करता है जी, वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो गया तो साइज़ इंक्रीज़ होने जाने की वजह से जो अट्रैक्शन है ना किसी भी एलिमेंट का या एटम का, अट्रैक्शन जो होता है पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है उसकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो लूज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज़ होती है। तो इस वजह से जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसी तरह थोड़ा हम पीरियड में देख लेते हैं जी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड में। तो ये हमने पीरियड लिया है एक, ये पीरियड नंबर है 2, सेकंड पीरियड है। और अगर आप चेक करें तो इस पीरियड में 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की, तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, ये इसका लेफ़्ट है, और जब आप राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम इस इंक्रीज़ होने की वजह तलाश करेंगे। यू नो कि पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है यार, ये उसी तरह जैसे हम पिछली सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर, मैं इस एरो को, अप एरो जो है इसको इंक्रीज़ करता हूँ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है ना प्रोटॉन की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है। उसके साथ साथ जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का वो भी जाहिर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी वजह से जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जो पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर सकता है एक एटम दूसरे को, ठीक है। तो इस वजह से जब हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद कुछ बड़ी बातें हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल है, मुख्तलिफ वो कैसे डेवलप हुआ, उसमें हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन की होती है, ठीक है। और इसी को हम जो है ना एक स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं और इसके कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और जो इधर होते हैं राइट साइड पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने कंप्लीट किया है। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली जो है ना पूछ सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम हमारा ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्विटर के ऊपर, आप कहीं भी अपना प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।